नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिवेदी आप सभी का परिश्रम यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को अवगत कराया गया है कि यह बैच जो है यूपी कांस्टेबल के लिए निःशुल्क चलाया जा रहा है। हालांकि कुछ समय से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग प्रकार से हैं। मैं आपकी संभावनाओं को समझ रहा हूँ। आगे से कुछ कंटिन्यू वीडियो कराई जा रही हैं, सर के माध्यम से या हमारे माध्यम से, अन्य टीचरों के माध्यम से भी कंटिन्यू वीडियो लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो आपकी क्लास है ये सामान्य ज्ञान से ही संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित क्लास है। आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचियों की संख्या थी वह 8 थी। लेकिन उसके बाद से ही संविधान के अंतर्गत सूचियों की संख्या कंटिन्यूटी बढ़ती रहती है और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वह कितनी है, वह इस समय 12 है। तो जो संविधान बना था, तो पहले संविधान बनने के समय जो पहले अनुसूचियों की संख्या हुआ करती थी वह 8 थी, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वह कितनी है, 12 है। तो ये जो पहले हम पढ़ने वाले हैं 8 अनुसूचियां, ये जो भारतीय मूल संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियों का प्रावधान था, उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या क्या था। तो प्रथम अनुसूची के माध्यम से यह बताया गया कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान बताया गया। प्रथम अनुसूचियों में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। आप जानते हैं अनुसूचियों में बराबर क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इससे पहले इसके अंतर्गत प्रावधान 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का था। इसी में फिर से प्रावधान बदला गया और क्या हुआ, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए। आप जानते हैं प्रथम अनुसूची के ही माध्यम से, ये अनुसूचियां जोड़ी संविधान में क्यों गई थी, या इसलिए जोड़ी गई थी जो जिन प्रावधानों का विस्तार अनुच्छेदों के माध्यम से नहीं बताया जा सका, उनको हमने अनुसूचियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अर्थात जो चीजें भाग या अनुच्छेदों के माध्यम से नहीं बताई जा सकी, उनको अलग अनुसूचियों में रखकर बताया गया और बाद में इसी प्रकार से 4 अनुसूचियां और बढ़ाई गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, जिनके माध्यम से और कुछ बातों को या और कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया। प्रथम अनुसूची में आप लोग जान चुके हैं क्या होता है। प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान बताया गया है। द्वितीय अनुसूची के माध्यम से वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। यह वेतन और भत्ता किसका है, कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। उसी प्रकार राज्यों के राज्यपाल के वेतन और भत्ते के बारे में भी बताया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों के बारे में अनुसूची 2 के ही माध्यम से बताया गया है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, आप जानते हैं राज्यसभा का सभापति ही जो होता है उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, उपराष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं। तो उपराष्ट्रपति के लिए तो कोई वेतन का प्रावधान है नहीं, उसको जो वेतन मिलता है वो किसके रूप में मिलता है, सभापति के रूप में मिलता है। वह राज्यसभा में सभापति के रूप में जो बैठता है, उसकी अध्यक्षता करता है राज्यसभा की, उसी के अनुसार इसको वेतन मिलता है। और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन के बारे में बताया गया है। राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के वेतन के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में, इनके वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। सीएजी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, तो आप कहेंगे अनुसूची नंबर 2 के अंतर्गत बताया गया है। तो इन सभी के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया। यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पद है जिसके वेतन और भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में नहीं बताया गया है, तो वहीं पर लिखा होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी 3 ऑप्शन आपको यहां से दिए होंगे, एक ऑप्शन यहां पर दिया होगा महान्यायवादी।
अटॉर्नी जनरल, आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत बताया गया है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी के वेतन और भत्ते के बारे में, हालांकि महान्यायवादी का वेतन होता ही नहीं है, भत्ते के बारे में, वेतन और भत्ते के बारे में नहीं बताया गया है, और इसी के पद के बारे में भी अनुसूची 2 में नहीं बताया गया है। तो आप किसको टिक करेंगे? महान्यायवादी का वेतन और भत्ता नहीं होता। तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ के बारे में बताया गया है। अभी तक आपने जितने प्रावधानों में वेतन और भत्ते के बारे में पढ़ा है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, इन सभी के शपथ के बारे में प्रावधान कहाँ बताया गया? अनुसूची 3 के माध्यम से बताया गया है। चौथी अनुसूची बताती है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा। मतलब है कि राज्यसभा के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सीटें होंगी। आप जानते हैं सदन में कितने, संसद में कितने सदन? तो कहेंगे 2 सदन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। और इस राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें आएंगी और राज्यों से कितनी सीटें आएंगी, इसके बारे में जो बताया गया है वह किस अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है? वह बताया गया अनुसूची नंबर 4 में। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? 5वीं अनुसूची कहती है अनुसूचित जात एससी और अनुसूचित जनजात एसटी के बारे में प्रशासन का वर्णन किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो आप कहेंगे अनुसूची नंबर 5 में। जबकि एससी और एसटी के बारे में 6ठी अनुसूची में बताया गया है। जनजाति के बारे में आपको 6ठी अनुसूची में बताया गया है। लेकिन यह 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासनों के बारे में जो वर्णन किया गया है वह 6ठी अनुसूची में भी किया गया है। ये चारों राज्य पूर्वोत्तरी राज्यों के अंतर्गत आते हैं। जब हम देखें कि पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या, पूर्वोत्तर राज्यों की यदि हम आपसे संख्या पूछ लें तो आप बताएंगे पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या है 8। यदि हम 7 सिस्टम में सिक्किम राज्य को जोड़ देते हैं तब 8 राज्य जो निकल कर आते हैं वो पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम भी किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आते हैं। और इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो वर्णन बताया गया है वह 6ठी अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। हमको 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची थोड़ा सा मिलकर पढ़नी है, क्योंकि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजात के प्रशासन का वर्णन है, जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। अगला देखते हैं 7वीं अनुसूची क्या कहती है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन बताया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होगा? आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से किया जाता है। ये 3 प्रकार की सूचियां कौन कौन सी हैं? तो एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। संघ सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को है। किसको है? केंद्र को है। केंद्र इस पर कानून बना सकता है। और राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है? तो आप कहेंगे राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है। कौन कानून बनाता है? राज्य बनाता है। और जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है तो वो केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन यदि दोनों एक ही विषय पर कानून बना रहे हैं तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा, यदि एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो समवर्ती सूची पर कानून बनाता है केंद्र और राज्य दोनों। राज्य पर, राज्य सूची पर कानून जो बनाता है राज्य सरकार बनाती है, और संघ पर जो बनाता है कानून वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। वर्तमान समय में जो संघ सूची है इसमें कितने विषयों का प्रावधान है? तो आप बताएंगे 100 विषयों का प्रावधान है। इससे पहले कितने विषयों का प्रावधान होता था? तो 97 विषयों का प्रावधान होता था। इसी प्रकार राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? 61 विषय आते हैं। इससे पहले 66 विषय आते थे। यही 5 विषय उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिए जाते हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय है और पहले ये विषयों की संख्या 47 थी। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इनसे विषयों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि संघ सूची में कितने वर्तमान में विषय हैं? तो आप बताएंगे 100।
पहले कितने थे 97। इसी प्रकार राज्य सूची में कितने विषय है तो आप बताएंगे 66। पहले 61। पहले कितने थे 66 थे। इसी प्रकार समवर्ती सूची में कितने विषय है तो आप बताएंगे 52 है। इससे पहले कितने होते थे 47। तो थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। एक प्रावधान और याद रखेंगे, सरकार सरकार द्वारा शुल्क लगाने का अधिकार, सरकार के द्वारा जो शुल्क लगाया जाता है, सरकार द्वारा शुल्क लगाने का अधिकार जो था वह भी किसके अंतर्गत बताया गया, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत बताया गया। आप जानते हैं सरकार द्वारा शुल्क एवं करों का जो बंटवारा किया जाता है उसके लिए एक वित्त आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत बताया गया है। 280 के अंतर्गत यह बताया गया है एक वित्त आयोग होगा और इसका गठन यदि आपसे पूछ लिया जाए गठन कब हुआ था तो आप गठन बता देंगे 1951 में इसका गठन किया जाता है। राज्य द्वारा शुल्क एवं कर का अधिकार जो है वो किस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में वितरित होगा, ये केंद्र वित्तीय आयोग के तहत इसका क्या किया जाता है, इसका बंटवारा किया जाता है। अगला देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के माध्यम से कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए तो 8वीं अनुसूची के माध्यम से 22 भाषाएं जोड़ी गई। जो पहले इनकी संख्या 14 थी, मतलब मूल संविधान में इनकी संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं का प्रावधान है। ये कब कब अनुसूचियां जोड़ी गई तो आप कहेंगे पहली अनुसूची जो जोड़ी गई, मतलब पहली जो 15वीं जो भाषा जोड़ी गई सिंधी, वह कब जोड़ी गई तो आप कहेंगे 15वीं जो सिंधी भाषा थी वह 1976 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद यदि हम देखें 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है, 71वां संविधान संशोधन किया जाता है। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी जाती है। उसी प्रकार 92वां संविधान संशोधन सन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ दी जाती हैं। तो ये सभी मिलकर भाषाएं कितनी हो जाती हैं, 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 प्रकार की भाषाओं का वर्णन है। यहां तक जो थी अनुसूचियां ये हमारे मूल संविधान में वर्णित थी, लेकिन इसके आगे की जो अनुसूचियां हम पढ़ने वाले हैं वह मूल संविधान के अंतर्गत वर्णित नहीं थी, अर्थात इन्हें संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची देखते हैं यह कब जोड़ी गई तो आप कहेंगे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें क्या बताया गया, भूमि सुधार के बारे में बताया गया। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का प्रावधान है, कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इसमें कितने अधिनियम है तो आप कहेंगे 284 अधिनियमों का क्या है, इसमें वर्णन है। तो 284 अधिनियमों के साथ भूमि सुधार जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन 1951 में। अगली देखते हैं 10वीं अनुसूची। संविधान संशोधन 52वां है और 1985 में यह जो 10वीं अनुसूची आती है इसके अंतर्गत दल बदल का प्रावधान है। आप जानते हैं दल बदल का जो प्रावधान होता है वह किसी व्यक्ति के द्वारा एक पार्टी छोड़ने पर दूसरी पार्टी पकड़ने पर यह दल बदल का कानून लगता है। और आप जानते हैं दल बदल का प्रावधान जो है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची। संविधान संशोधन 73वां है और कब आता है, 1992-93 में आता है, जिसके अंतर्गत पंचायतों के बारे में प्रावधान है, जिसमें 29 विषयों के बारे में प्रावधान है। 29, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संख्या, आप याद रखेंगे। 29 जो कार्य क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत है, वो पंचायतों के अंतर्गत है। और कब जोड़ा जाता है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा जाता है। आप कह सकते हैं पंचायत जो थी गांधीवादी जो विचारधारा थी उससे संबंधित है, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। आप जानते हैं पंचायतों का वर्णन डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत और आप जानते हैं भाग 9 के अंतर्गत भी इन पंचायतों का वर्णन बताया गया है। इसी प्रकार हम देखें 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान संशोधन 74 के माध्यम से 1992-93 में नगर पालिका को जोड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत 18 विषय या कार्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन बताया गया है। तो आप ये 12वीं अनुसूची को भी याद रखेंगे। नगर प्रशासन जिसे नगर पालिका के माध्यम से भी जानते हैं और इसका किस भाग में वर्णन है तो आप कहेंगे 9 का के माध्यम से इसमें वर्णन बताया गया है। तो 9 में क्या है, पंचायत के बारे में वर्णन है और 9 का के अंतर्गत
नगर पालिका या नगर प्रशासन के बारे में वर्णन है। तो ये 12 अनुसूचियां, ये जो 4 अनुसूचियां जो लास्ट में देखते हैं, ये मूल संविधान के अंतर्गत नहीं थी। इनको बाद में इन संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आप इन अनुसूचियों के माध्यम से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आप करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इस क्लास की वीडियो चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको इस क्लास की वीडियो प्राप्त हो जाएगी। एक विशेष सूचना, जिन बच्चों को यह क्लासें प्राप्त करने में बहुत ज्यादा विलंब का प्रतीत हो रहा है, तो बेटा ये बताना है आप सभी को, क्योंकि थोड़ा सा कुछ क्लासें आने में दिक्कतें हो रही हैं, सर के द्वारा भी हो रही है और कुछ व्यवस्थाओं में दिक्कतें हैं, इसी वजह से क्लासें कंटिन्यू नहीं आ पा रही हैं। हालांकि आगे व्यवस्था की जा रही है कि आपको जो क्लासें मिले वो कंटिन्यू मिले और इनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। आपको यह क्लास कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।